Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss about the regulation, bioenergetics and anabolic role of glycolysis. सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस का एक सेकंड नेम भी है जिसे हम कहते हैं एम्डन मायरहोफ पार्नस पाथवे। ये बेसिकली 3 साइंटिस्ट थे जिनके नेम थे एम्डन, दूसरे का नेम था मायरहोफ एंड द थर्ड वन इज़ पार्नस, जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस की स्कीम दी थी जिसकी बेस पर ग्लाइकोलिसिस का सेकंड नेम रखा गया जिसे हम कहते हैं एम्डन मायरहोफ पार्नस पाथवे। अब हम डिस्कस करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस होती क्या है। ग्लाइकोलिसिस बेसिकली एक ऐसा पाथवे है जिसमें ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट होती है और इसके रिजल्ट में एटीपी भी प्रोड्यूस होती है। एटीपी बेसिकली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बोला जाता है। और सेकंड बायोएनर्जेटिक्स बेसिकली एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके रिजल्ट में हमने देखना हो कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सो वो बायोएनर्जेटिक्स की टर्म्स में आता है। अब बेसिकली ग्लूकोज को पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 10 एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली एक्ट करते हैं, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम. There are 3 main enzymes that are helpful in the regulation of glycolysis. Basically हमने 10 एंजाइम पढ़े हैं, ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, जिसमें से एक आपके पास है हेक्सोकाइनेज, सेकेंड वन इज आइसोमेरेज, देन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, then aldolase, and then isomerase, and then glyceraldehyde 3-phosphorodehydrogenase, and bisphosphoglycerate kinase, then mutase, then enolase, and then pyruvate kinase. अगर हम लोग इसके ऊपर गौर करें तो जितने भी जो स्टेप्स हैं वो सारे रिवर्सिबल हैं, सिर्फ 3 स्टेप्स को छोड़ के। एक ग्लूकोज, जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रही है बाय हेक्सोकाइनेज एंजाइम, दिस स्टेप इज इरिवर्सिबल, एंड द सेकंड वन is when fructose 6-phosphate convert into fructose 1,6-bisphosphate by enzyme phosphofructokinase, and the last step phosphoenol pyruvate into pyruvate by a pyruvate kinase. बेसिकली ये 3 एंजाइम हैं जिनके थ्रू इरिवर्सिबल स्टेप्स हो रहे हैं। यही वो 3 एंजाइम होते हैं जो इसकी रेगुलेशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि हेक्सोकाइनेज रेगुलेशन क्या है। हेक्सोकाइनेज बेसिकली कैटालाइज करता है किसी भी ग्लूकोज की एंट्री को इनटू द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ये बेसिकली एक रेगुलेटरी एंजाइम होता है जिसके हमारे पास 4 आइसोजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, जो किसी भी रिएक्शंस को कैटालाइज करवाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। बेसिकली हेक्सोकाइनेज 2 की अगर हम लोग बात करें तो इसकी हाई एफिनिटी होती है ग्लूकोज के लिए। हाई एफिनिटी होने का मतलब ये है कि अब बेशक आपके पास जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर कम हो गई है, लेकिन अगर किसी भी ऑर्गन को ग्लूकोज चाहिए तो वो वहाँ से लेगा। आइदर इट्स कंसंट्रेशन इज लो इन द ब्लड और हाई इन द ब्लड, इट डजेंट मैटर फॉर एनी ऑर्गन। दैट्स वाई हेक्सोकाइनेज 2 हैज़ एन एफिनिटी फॉर ग्लूकोज। अगर जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो ज़ाहिर बात है हमारे मसल्स को क्या चाहिए होती है, ग्लूकोज, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे मसल्स को एटीपी चाहिए होती है। हमारे पास हमारे मसल्स को जब एटीपी चाहिए होती है, ग्लूकोज चाहिए होती है, तो जो ग्लूकोज होती है वो ब्लड से मायोसाइट्स के अंदर मूव करती है। मायोसाइट्स आपके पास मसल सेल्स होते हैं, जब वहाँ पर ग्लूकोज मूव करती है तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हो जाती है हाई, एंजाइम अब वहाँ पर मैक्सिमम रेट के ऊपर एक्ट करना शुरू कर देता है। अब जितनी ज़्यादा ग्लूकोज होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्जन होगी। अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की भी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उस वक्त आपके पास एक आइसोजाइम टेम्परेरी तौर पे इनहिबिट हो जाएगा और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को बैलेंस करवा देगा। उसको बैलेंस कैसे करवाएगा, उसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवा के। आपके पास हेक्सोकाइनेज 3 जो होता है वो बेसिकली ग्लूकोज को सेल से लीव नहीं करने देता, और हमने हेक्सोकाइनेज 1 का फंक्शन नहीं बताया था, वो बेसिकली ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करवा देता है। और हेक्सोकाइनेज 2 के बारे में हमने बात की कि उसकी एफिनिटी ग्लूकोज के लिए बहुत ही हाई होती है और हेक्सोकाइनेज 3 ग्लूकोज को लीव नहीं करने देता। एक और हमारे पास जो चौथा आइसोजाइम है उसे हम ग्लूकोकाइनेज बोलते हैं, यानी कि आप इसको हेक्सोकाइनेज 4 भी बोल सकते हैं। बेसिकली जो आपके पास हेक्सोकाइनेज होता है वो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारा लिवर होता है वो हेक्सोकाइनेज की बजाय ग्लूकोकाइनेज को ही यूज़ करता है। वो इसलिए यूज़ करता है क्योंकि हमारे पास जो ग्लूकोकाइनेज होता है वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को ग्रेटर या फास्टर रेट के ऊपर
प्रोड्यूस करता है और वो बेसिकली अपने ही प्रोडक्ट से इनहिबिट नहीं होता, जबकि जो हेक्सोकाइनेज होता है ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करवाता है और ये अपने ही प्रोडक्ट यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इनहिबिट हो जाता है। सो बेसिकली जो ग्लूकोकाइनेज होता है वो अपने ही प्रोडक्ट से इनहिबिट नहीं होता। दैट्स वाई जो लिवर होता है वो हेक्सोकाइनेज की बजाय ग्लूकोकाइनेज को रेगुलेशन के अंदर यूज़ करता है। सो ये बेसिकली हेक्सोकाइनेज था जिसके थ्रू रेगुलेशन करवाई जाती है। आप डिस्कस करते हैं सेकेंड एंजाइम को जो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब हम ये देखेंगे कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के थ्रू रेगुलेशन कैसे होती है। जो हमारे पास फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है ये रेट लिमिटिंग होता है। रेट लिमिटिंग होने का मतलब ये है कि ये डिसाइड करता है कि किसी भी रिएक्शन का क्या रेट होगा, या हम इसको कमिटेड स्टेप भी कहते हैं। कमिटेड स्टेप होने का मतलब ये है कि ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करवाता है। दैट्स वाई हम इसको कमिटेड स्टेप भी कहते हैं। इस एंजाइम के पास कुछ रेगुलेटरी साइट्स होती हैं जिसके साथ कोई भी इनहिबिटर या एक्टिवेटर आके अटैच हो जाता है। अब अगर हम इसकी इनहिबिशन की बात करें तो इसका भी प्रोडक्ट है, ठीक है, और जो एटीपी होता है वो दोनों फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के ऊपर अपना इनहिबिटरी इफेक्ट रखते हैं। अब जब एटीपी अपनी कंजप्शन की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, यानी कि एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है लेकिन वो उतनी कंज्यूम नहीं हो रही है जितनी उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो उस वक्त एटीपी क्योंकि इसका इनहिबिटरी इफेक्ट है तो ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट कर देती है। कैसे इनहिबिट करती है? इसकी बाइंडिंग साइट पे बाइंड होके। फिर क्या होता है, हमारे पास एडीपी या एएमपी आता है, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इनका बेसिकली इसके ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं होता बल्कि इसको एक्टिवेट करवाते हैं। एडीपी या एएमपी जितनी ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा कंजप्शन करवाएंगे और इस तरह से उस चीज़ को बैलेंस करेंगे। इसी तरह से आपके पास सिट्रेट भी होता है। सिट्रेट जो है वो बेसिकली इसका इंटरमीडिएट होता है एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट में, लेकिन जब इसकी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो ये एटीपी के इनहिबिटरी इफेक्ट को भी इंक्रीज़ कर देता है। ज़ाहिर बात है, अब जब एटीपी इनहिबिट हो गई है तो देन हमारे पास किस तरह से, क्योंकि अपने ही प्रोडक्ट से इनहिबिट हो जाएगा तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्जन नहीं करवा सकेगा। इसलिए हमारे पास फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट आगे से जाके स्ट्रांगली एक्टिवेट कर देगा एंजाइम को। इस तरह से फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज आगे जाके जब एक्टिवेट होगा तो वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर जल्दी से कन्वर्जन करवा देगा। ये वो स्टेप है जिसके थ्रू फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज रेगुलेशन करवाता है ग्लाइकोलाइसिस में। अब हम डिस्कस करते हैं पायरोवेट काइनेज की इनहिबिशन बाय द एटीपी। बेसिकली जो हमारे पास पायरोवेट काइनेज होता है इसके पास 3 आइसोजाइम्स होते हैं, ठीक है। जब एटीपी या एसिटाइल कोएंजाइम ए जब इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो ये आइसोजाइम्स ऑफ द पायरोवेट काइनेज को इनहिबिट कर देगा। जो लिवर आइसोजाइम्स वाले हैं वो तो इनहिबिट हो जाएंगे लेकिन जो मसल्स आइसोजाइम होंगे वो उस चीज़ से इनहिबिट नहीं होंगे। अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो गया है ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है तो जो हमारे पास जो ग्लूकागॉन है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। जो पायरोवेट काइनेज है उसके ऊपर ग्लूकागॉन का इनहिबिटरी इफेक्ट होता है तो ज़ाहिर बात है वो फिर वहाँ पे इनहिबिटरी इफेक्ट काज करेगा। तो फिर आपके पास साइक्लिक एएमपी जो डिपेंडेंट प्रोटीन है वो आएगी और वो फॉस्फोराइलेट होगी और ग्लूकागॉन को इनएक्टिवेट कर देगी। अब जब ग्लूकोज का लेवल कम है तो फिर हमारे पास क्या होगा कि जो साइक्लिक एएमपी आएगा ये ग्लूकोज की जो यूटिलाइजेशन है या जो कंजप्शन है उसको कम करेगा और इस तरह से चीज़ों को बैलेंस करेगा। अब अगर हम लोग इसकी एपिनेफ्रीन में बात करें तो जो साइक्लिक एएमपी है इसका डिफरेंट काम है। जब साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट करेगा ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को जिसके रिजल्ट में आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस होगी और जितना भी फ्यूल चाहिए जितनी भी आपको एनर्जी चाहिए फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स के लिए तो वो सारी आपको मिल जाएगी। कैसे? क्योंकि जब ग्लाइकोलाइसिस होगी ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगी तो जितनी भी एनर्जी आपको चाहिए होगी वो वहाँ से मिल जाएगी। इस तरह से साइक्लिक एएमपी एक जगह पे ग्लूकागॉन को इनहिबिट कर रहा है तो दूसरी जगह पे ग्लाइकोलाइसिस की तरफ लीड कर रहा है और इस तरह से हमारे पास पायरोवेट काइनेज में साइक्लिक एएमपी के थ्रू रेगुलेशन होती है। अब हम देखते हैं बायोएनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस।
सो बेसिकली हमारे पास जो एटीपी की प्रोडक्शन है वो एरोबिकली और एनारोबिकली दोनों तरीक़ों से होती है। सबसे पहले अगर हम एरोबिकली देखा जाए तो कई जगह पे ये कहा जाता है कि हमारे पास जो टोटल एटीपी है वो 32 प्रोड्यूस होती है एरोबिकली। कई जगह पे कहा जाता है कि 38 प्रोड्यूस होती है। सो ये भी बोथ आर टेक्निकली करेक्ट। सो हमारे पास बेसिकली 32 एटीपी हमारे पास इस तरह से, या 36 एटीपी वो इस तरह से प्रोड्यूस होती हैं क्योंकि हमारे पास जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अब वहीं पर हमारे पास क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू भी एटीपी की प्रोडक्शन होती है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्रेब्स साइकिल होती है उसके थ्रू 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू 32 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। और ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में जो नेट प्रोडक्शन होती है वो 2 एटीपी होती है, तो टोटल मिला के 36 एटीपी आपके पास बनते हैं। सो अगर हम देखें एनारोबिकली तो हमारे पास बेसिकली 2 एटीपी की जो है वो प्रोडक्शन होती है एनारोबिकली। अगर एरोबिकली हम सिर्फ ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो एरोबिकली ग्लाइकोलिसिस में 7 एटीपी की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, क्योंकि अभी जब आपने ऊपर डायग्राम की थी, जो साइकिल आपने की थी, उसमें 2 NADH बेसिकली प्रोड्यूस हो रहे थे। तो एक NADH जो होता है वो 2.5 एटीपी के बराबर होता है। तो जब 2 NADH मिलेंगे तो वो आपके पास टोटल बनेंगे 5 एटीपी। और बेसिकली जो सबस्ट्रेट लेवल होता है उसमें 4 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जिनमें से 2 एटीपी दोबारा प्रिपरेटरी फेज के अंदर जाते हैं और कंज्यूम हो जाते हैं नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो पीछे आपके पास बचते हैं 2 एटीपी, तो वो 5 एटीपी और 2 एटीपी मिला के टोटल 7 एटीपी। और एनारोबिकली देखा जाए तो 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। सो क्यों इस तरह से होता है? क्योंकि जो पायरोवेट होता है वो लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो पीछे आपके पास जो सबस्ट्रेट लेवल होता है उसमें से आपके पास 2 एटीपी बचते हैं। सो टोटल अगर हम देखें नेट प्रोडक्शन तो बेसिकली 4 एटीपी बनते हैं, जिनमें से 2 कंज्यूम हो जाते हैं और पीछे आपके पास बचते हैं 2 एटीपी और 2 NADH एंड 2 पायरोवेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। सो अब हम देखते हैं एनाबॉलिक रोल। एनाबॉलिज्म आपको पता है कि जहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सो अगर हम लोग देखें तो जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आगे ये ग्लूकोजेनेसिस के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। ग्लूकोजेनेसिस से जिसके रिजल्ट में आगे ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन होती है। और इसके अलावा यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। जब उसके साथ नाइट्रोजन बेस ऐड होती है तो वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बना देता है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपके पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्जन होती है और जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है उसके थ्रू आपके पास अमाइनो शुगर्स बनती हैं, जैसा कि ग्लाइकोलिपिड हो गया या ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गई। ग्लाइकोलिपिड जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स मिलते हैं तो वो ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स मिलती हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनती हैं। सो जब आपके पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आगे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनेगा तो उसके रिजल्ट में आपके पास एल्डोलेज की मदद से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP की प्रोडक्शन होती है। अब जैसा कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, सो जो अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएगा वही आपके पास DHAP भी बनाता है। तो ये दोनों मिला के ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनाते हैं, जो कि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट आगे से लिपिड्स की प्रोडक्शन करवाता है। अब ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है और जो DHAP है ये आगे से 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनाते हैं, जो आगे से 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट की प्रोडक्शन करवाते हैं, जो कि आगे से ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स की प्रोडक्शन करवाते हैं, जो आपके पास रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे पास 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फास्फोग्लिसरेट बनता है, जो कि अमाइनो एसिड यानी कि सेराइन की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। और 3 फास्फोग्लिसरेट से आपके पास 2 फास्फोग्लिसरेट बनता है और उससे आगे फास्फोइनोल पायरोवेट एंड देन पायरोवेट। पायरोवेट भी आगे से एलानिन को बनाता है, जो एक अमाइनो एसिड है। सो ये था बेसिकली एनाबॉलिक रोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं और लार्ज मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन करवा रहे हैं। सबसे फर्स्ट पे हम लोगों ने ग्लाइकोजन को देखा और फिर न्यूक्लियोटाइड बना, देन अमाइनो शुगर्स जैसे कि ग्लाइकोपेप्टाइड या ग्लाइकोप्रोटीन्स बनी, देन आपके पास लिपिड्स बने, फिर ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स बने, फिर अमाइनो एसिड्स बने। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था रेगुलेशन, बायोएनर्जेटिक्स एंड इट्स एनाबॉलिक रोल. So this was all about for today. If you have any question then let me know in the comment section. So Allah Hafiz everyone.